हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हमारी जिंदगी में एक अहम चीज है खुशी, और हम सब खुश रहना चाहते हैं, और असल में हम बहुत खुश रहना चाहते हैं या फिर हम सबसे ज्यादा खुश रहना चाहते हैं। अब वो क्या चीज है जो हमें खुश करती है, और वो कौन सी चीजें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं, जो हमें दिल और दिमाग में ही नहीं बल्कि रूह में भी खुशी का एहसास दिलाती है। अब ज्योतिष के नजरिए से बेशक हम ग्रहों की पोजीशन और सब चीजों में जाएंगे, लेकिन एक आम समाज के नजरिए से देखें तो हम खुशी के लिए कैसे प्रोग्राम किए गए हैं। जब हमें कुछ दिया जाता है, मिसाल के तौर पर जब हम बच्चे होते हैं, हमारे हाथ में चीजें दी जाती हैं और हम खुश हो जाते हैं। हमें खाना मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। कोई हमें गोद में लेता है, हम खुश हो जाते हैं। तो छोटी उम्र में, बचपन में चीजें पाना हमें खुशी देता है। एक प्यार करने वाला माँ या दादी या बाप, आप जानते हैं, हमें अपनी बाहों में उठाता है, हम खुश होते हैं। अगर वो हमें नीचे रख देते हैं, कभी कभी अगर हम किसी की गोद में रहने के आदी हो जाते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, हम रोते हैं और तूफान खड़ा कर देते हैं। तो हमारी छोटी उम्र की खुशी पाने से स्थापित होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जन्मदिन पर हमें तोहफे मिलते हैं। फिर माँ बाप पूछते हैं, तुम्हें वो तोहफा मिल गया जो तुम चाहते थे? तुम एक प्लेन चाहते थे, एक खिलौना वाला प्लेन, तुम्हें खिलौना वाला प्लेन मिल गया। क्या तुम खुश हो? ठीक है। और फिर हम कनेक्ट करते हैं, खिलौना प्लेन पाना बराबर है खुशी के। हमें नई शर्ट मिलती है, हमें नई ड्रेस मिलती है, हमें रोलर स्केट्स मिलते हैं, या हमें वीडियो गेम मिलता है। फिर से हमसे पूछा जाता है, तुम्हें वो वीडियो गेम मिल गया जो तुम अपने जन्मदिन के लिए चाहते थे। क्या तुम खुश हो? तो चीजें पाना हमें खुश करता है। स्कूल में हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छे नंबरों की वजह से टीचर कहते हैं वेल डन, और पूछते हैं तुम्हें बढ़िया नंबर मिले, क्या तुम खुश हो? हम घर जाते हैं और फिर आप अपने माँ बाप से पूछते हैं मुझे अच्छे ग्रेड मिले, क्या आप खुश हैं? तो सारी खुशी हमारी पूरी जिंदगी में चीजें पाने से जुड़ी हुई है। और जैसे आप बड़े होते हैं, अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड या अपनी पसंद का बॉयफ्रेंड पाना हमें खुश करता है। अगर हम पहला सेक्सुअल एक्ट करते हैं, और आप जानते हैं, लड़का और लड़की साथ में, लड़की लड़के से पूछ सकती है तुम्हारे लिए कैसा रहा? क्या हम सेक्सुअल एक्ट से, उस इंटीमेसी या उस एक्ट के मजे से खुश हैं? तो हर चीज में हम पाने की तरफ देख रहे हैं। अपनी शादी में हम देखते हैं, क्या मुझे अपने जीवन साथी से काफी खुशी मिल रही है? क्या मुझे अपने जीवन साथी से काफी सपोर्ट मिल रहा है? क्या मुझे अपने जीवन साथी से काफी समझ मिल रही है? सब कुछ पाना 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 है। तो हमारी खुशी सीधे पाने से जुड़ी हुई है। और क्योंकि हमारी खुशी पाने से जुड़ी है, तो हमारा खुशी से कनेक्शन ये है, अगर मुझे मिला तो मैं खुश हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हूँ। अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर मुझे इंक्रीमेंट मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। मुझे एक कहानी याद आती है जहाँ एक जवान लड़का एक साधु के पास जाता है और कहता है, साधु बाबा, मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं $10 लाख जीत जाऊं। तो वो पूछते हैं, तुम्हें $10 लाख क्यों चाहिए? वो कहता है, क्योंकि अगर मेरे पास $10 लाख होंगे तो मैं ये फरारी कार खरीदूंगा। वो उन्हें एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये मेरी ड्रीम कार है, मैं ये कार खरीदूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो वो पूछते हैं, ये ड्रीम कार खरीदने से तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा, ये बहुत तेज चलती है, मैं कार में जाऊंगा और मेरे बालों में हवा और चेहरे पर ठंडी हवा लगेगी, एड्रेनालाइन रश और वो सब चीजें मुझे ऐसा एहसास दिलाएंगी जैसे मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, तो ये एहसास दिलाने से तुम्हारा क्या होगा? वो कहता है, फिर मैं अच्छे लोगों की सोहबत पा सकूंगा और मैं अमीर दोस्त बनाऊंगा, मैं खूबसूरत लोगों से दोस्ती करूंगा, मेरी एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वो कहते हैं, ठीक है, तो ये सब पाने से तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा, ये सब पाने से मैं खुशी महसूस करूंगा। तो वो कहते हैं, ये तो खुशी तक पहुंचने का बहुत लंबा रास्ता है। लॉटरी, कार खरीदना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना,
और फिर खुश होना क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी की सारी अच्छाइयां हैं। साधु बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, मैंने भौतिक चीजों की चाहत को छोड़ दिया है। मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए और मैं बस इस पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ और कोई मुझे तंग नहीं करता। मेरी पूरी आजादी है, मेरा पूरा सुकून है। कोई मुझसे कुछ नहीं मांगता क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है और मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। तो मेरी पूरी आजादी है, मेरा पूरा सुकून है क्योंकि मैं किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहा। मेरे आसपास के लोग खुद से आकर मुझे कुछ दे देते हैं, आप जानते हैं, मैं वो खा लेता हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है और मैं खुश हूँ। तो वो कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं, खुशी का सबसे आसान रास्ता है अपने दिमाग पर काबू और अपनी जिंदगी पर काबू पाना। बजाय इसके कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ और जरूरतों के पीछे भागो और भौतिक चीजों के पीछे भागकर खुशी का खजाना भरने की कोशिश करो। भागो, भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, दिमाग के सुकून के पीछे भागो और चीजें न चाहने के पीछे भागो। भौतिक चीजों से दूर रहना तुम्हारा मकसद होना चाहिए और जितना तुम ये करोगे और तुम देना ज्यादा करोगे बजाय, तो हमारी परवरिश ऐसी होनी चाहिए। जब हम, आप जानते हैं, किसी बच्चे को किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए कहते हैं और फिर पूछते हैं, तुमने उस गरीब आदमी को खाना खिलाया और जब तुमने उसे खाना दिया तो क्या तुमने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी? बच्चा कहता है, हाँ, मैंने उसे मुस्कुराते देखा। तो क्या इससे तुम्हें खुशी हुई? उसे मुस्कुराते देखकर, उसे खुश देखकर? तो आप ये संदर्भ स्थापित करते हैं कि दूसरों को खुश करने से आपको खुशी मिलती है। दूसरों को मुस्कुराते देखने से आपको भी मुस्कुराना चाहिए। दूसरों को देने से आपको सुकून और खुशी मिलनी चाहिए। जब आप ये स्थापित करते हैं तो वक्त के साथ वो प्रोग्रामिंग आपकी जिंदगी में खुशी से जुड़ी प्रोग्रामिंग को कम कर देती है। और वो सवाल जो अक्सर ज्योतिष कंसल्टेशन में भी पूछा जाता है, वो है, क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी? क्या मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा? क्या मैं विदेश जाऊंगा? और क्या मुझे मेरी सपनों की लड़की मिलेगी? क्या मेरी लव मैरिज होगी? और क्या मैं खुश रहूंगा? तो मैं अब भी समझ सकता हूँ, मुझे नौकरी कब मिलेगी? क्या मैं विदेश जाऊंगा? क्या मैं इस सपनों के इंसान से शादी कर सकता हूँ? लेकिन जब कोई मुझसे सवाल पूछता है, क्या मैं खुश रहूंगा? तो सवाल जो मैं उनसे वापस पूछता हूँ वो है, तुम्हें खुश क्या करता है? और फिर वो सोचते हैं। तो आमतौर पर जो चीजें वो मुझे खुशी के बारे में बताते हैं, वो सब उसी से रिलेटेड होती हैं जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। सब भौतिक चीजों के पीछे भागने से रिलेटेड है। घर खरीदने से वो खुश होंगे, ड्रीम कार या ड्रीम गर्ल पाने से वो खुश होंगे, बैंक और सेविंग्स में एक खास रकम होने से या इतने पैसे होने से वो खुश होंगे, समाज में एक खास इज्जत और साख होने से वो खुश होंगे। सब कुछ पाना 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 है, सब कुछ भौतिक चीजों के पीछे भागना है। और कभी कभी हम जिंदगी की असलियत को मिस कर जाते हैं जो एक कुंडली हमारे सामने रखती है, ये बताकर कि आपको खुश क्या करना चाहिए और आपको खुश क्या करना चाहिए। ये ज्योतिष में कई निशानियों के जरिए दिया गया है, कई ग्रंथों में। मिसाल के तौर पर एक श्लोक हमें बताता है, मैं अनुवाद करता हूँ, शरीर, सूरत, अक्ल, रंगत, ताकत, कमजोरी, खुशी, गम और असल फितरत, ये सब लग्न राशि से अंदाजा लगाया जाता है। ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि आपको खुश क्या करना चाहिए। मतलब कि आप पर जितना कंट्रोल हो, आपके दिमाग पर जितना कंट्रोल हो, आप पर खुद कितना कंट्रोल हो, वो आपके लिए खुशी स्थापित करेगा। दूसरी चीज है, आपका लग्न क्या है, वो भी आपको चौथे घर के जरिए जोड़ेगा कि आपको खुश क्या करता है। चौथा घर आपके दिमागी सुकून और घरेलू खुशी का घर है और इसलिए आपका दिमागी सुकून और घरेलू खुशी चौथा घर होने से आप किस लग्न में पैदा हुए हैं और चौथे घर का क्या साइन है, वो आपको उस कनेक्शन के जरिए खुशी देगा। अगर आप मेष लग्न के हैं तो कर्क आपका चौथा घर होता है। दूसरों को देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें सपोर्ट करना आपको दिमागी सुकून और अपने परिवार के भीतर घरेलू खुशी देगा। अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो सिंह चौथा साइन बन जाता है। फिर लोगों को राह दिखाना, उन्हें डायरेक्ट करना, दूसरों को लीड करना, इज्जत से भरी जिंदगी जीना और अपने कामों से इज्जत पाना,
आप कैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं, कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं। ये आपको खुशी देगा क्योंकि आप मदद कर पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं और लोगों को आगे ले जाकर उन्हें डायरेक्ट और लीड कर रहे हैं। खुद एक्शन लेकर आपको खुशी देगा। तो लग्न का हर एक अंश आपको ये भी देगा कि फितरत और रवैये और योग्यता की तरफ से खुशी किससे जुड़ी है। दूसरा, चौथा घर आपके दिमागी सुकून और घरेलू खुशी का घर होने से किसी भी घर का चौथा घर उस घर की खुशी है। तो मिसाल के तौर पर चौथा घर क्या है? चौथे घर का 12वां घर 5वें घर का 12वां घर है। मतलब कि 5वें घर के काम और नतीजे आपको खुश कर सकते हैं या आपकी खुशी छीन सकते हैं, आपका दिमागी सुकून और घरेलू खुशी छीन सकते हैं। 5वां घर क्या है? एक 5वां घर है जो आप प्यार करते हैं, जो करना आपको पसंद है। तो अपने प्यार और लगाव को खोने से आप नाखुश हो सकते हैं क्योंकि आपके 5वें घर का नुकसान चौथे घर में है। दूसरी चीज है बच्चों के साथ अपने रिश्ते का नुकसान या बच्चे न होना फिर से आपको नाखुश महसूस करा सकता है और आप अपना दिमागी सुकून खो सकते हैं। फिर सट्टेबाजी के काम, आप सट्टा लगाते हैं और आप कुछ पैसे किसी सट्टेबाजी चीज में लगाते हैं, जैसे शेयर और स्टॉक में, या बिना सोचे समझे आप किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं जो आपको अच्छे फल नहीं देती या अच्छा रिटर्न नहीं देती, या उसकी कीमत में इजाफे या बढ़ोतरी के जरिए, लेकिन असल में वो फंस जाती है। फिर से उसमें आपके दिमागी सुकून और घरेलू खुशी खोने के चांस होते हैं। तो एक, आपको क्या करना पसंद है? आप क्या प्यार करते हैं? आप प्यार में किसके साथ हैं? रिश्ता, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप अपने निवेश की देखभाल कितनी अच्छी तरह करते हैं और कहाँ निवेश करते हैं? ये सब आपकी दिमागी खुशी को एक आउटपुट देते हैं। तो इसका मतलब है कि 5वें घर में बहुत ज्यादा एनर्जी मत लगाओ। इसका मतलब प्यार और रोमांस को दिमागी खुशी से मत जोड़ो। ये मत जोड़ो कि आपके बच्चे बाद में जिंदगी में आपका सपोर्ट करेंगे या नहीं। इसे दिमागी खुशी से मत जोड़ो। जब आप किसी स्टॉक, किसी चीज में निवेश करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो इसे दिमागी खुशी से मत जोड़ो। इसे चौथे घर से मत जोड़ो, क्योंकि अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपके दिमागी सुकून और घरेलू खुशी खोने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन क्योंकि हमारी फितरत ऐसी है, इसलिए कुंडली हमें बताती है 5वें घर की चीजों का नुकसान जो चौथे घर से देखा जाता है, आपको अपना दिमागी सुकून और घरेलू खुशी खोने की तरफ ले जा सकता है। तो किसी भी घर का चौथा घर, अब चारों केंद्र एक दूसरे के चौथे होते हैं। तो लग्न के लिए चौथा घर दिमागी सुकून और घरेलू खुशी का घर है। फिर 7वां घर, मतलब कि अगर आपकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छी रिश्तेदारी है, अगर आप एक अच्छे प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और आप जानते हैं कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, क्योंकि 7वां घर रोजमर्रा के बेसिस पर दूसरों के साथ पेश आने का भी घर है। अगर आप इसे अच्छी तरह कर पाते हैं, आप उन लोगों के साथ रिश्ते बना पाते हैं जिनसे आपका रोजाना वास्ता है, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्यार और लगाव और सुकून है, तो आपके पास घरेलू सुकून भी है। फिर चौथा घर आपका लग्न बन जाता है और फिर समाज में आपकी इज्जत एक प्रतिबद्ध, वफादार, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले जीवन साथी की होती है। तो एक दूसरे के केंद्र सब एक दूसरे के चौथे होते हैं और केंद्र एक दूसरे के लिए एक होते हैं, मतलब कि आपके पास उस घर से जुड़ी दिमागी सुकून और घरेलू खुशी है। अब दूसरा घर आपके माँ बाप और भाई बहन का घर है, वो घर जिसमें आप पैदा हुए हैं। और 5वां घर दूसरे घर का चौथा घर है। तो आपके बच्चे जो 5वें घर से बनते हैं, आपके माँ बाप के लिए दिमागी सुकून और खुशी बन जाते हैं। चौथा घर माँ भी है और 5वां घर आपके बच्चे हैं। तो माँ, क्योंकि दूसरा घर घर की कमाई है, तो 5वां घर चौथे घर का दूसरा घर होने से, तो आपकी माँ या आपके बच्चों की दादी सोचती है कि उसने उन बच्चों को कमाया है, तो वो एक सीधा कनेक्शन स्थापित करती है और वो आपसे ज्यादा उनसे प्यार करती है। तो हमेशा आप पाएंगे कि किसी भी घर का चौथा घर एक मजबूत कनेक्शन होगा। किसी घर का चौथा घर आपको खुशी या दिमागी सुकून देगा। हालांकि किसी घर का छठा और 8वां घर भी उसमें चुनौतियां और रुकावटें स्थापित करेगा।
मिसाल के तौर पर नौकरी में 5वां घर या नौकरी में अचानक उठा पटक भी हो सकती है, और उसकी वजह से 5वां घर दूसरे घर का चौथा होने से तो आपकी कमाई और आपकी बचत अपने आप सीधे प्रभावित होती है, क्योंकि फिर आपका दिमागी सुकून और घरेलू खुशी आपकी नौकरी या करियर से जुड़ी है। आप जानते हैं, क्योंकि 8वां घर है। 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है, मतलब करियर का नुकसान या करियर में बदलाव या उथल पुथल उसके जरिए हो सकता है। तो स्थापित करें, चौथा घर है। 11वें घर का 6ठा घर है, मतलब कि अगर आप घर से बाहर बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। 11वां घर आपके सामाजिक कनेक्शन और आम समाज का घर है। तो अगर आप अपने घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताते हैं तो चौथा घर 11वें घर का 6ठा घर होने से मतलब कि आप अपनी सामाजिक जिंदगी के जरिए दुश्मन पैदा कर रहे हैं, जो चौथे घर से बनती है, उसे पसंद नहीं है। तो आप बन रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी दिमागी खुशी या अपनी घरेलू खुशी के दुश्मन के तौर पर सामने आ रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा वक्त बिताकर। तो आपको देखना होगा कि वो कैसे स्थापित कर रहा है। आप जानते हैं, रिश्ता। 9वां घर लंबी दूरी की यात्रा का भी घर है, लेकिन 9वां घर और चौथा घर का 8वां और 6ठा घर कनेक्शन है। 9वां घर चौथे का 6ठा घर है और 8वां चौथा घर 9वें घर का 8वां घर है। इसका मतलब है कि अगर आप हर वक्त यात्रा करते रहते हैं, अगर आप हर वक्त दूसरों से मिलते रहते हैं, आप जानते हैं, या आप हर वक्त आप पढ़ने में, धार्मिक जगहों पर जाने में, घर से दूर यात्रा करने में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो आप घर की घरेलू खुशी के लिए पैदा कर रहे हैं। तो क्योंकि 8वां घर रुकावटों और बाधाओं का घर है, तो परिवार से दूर रहना, लंबे वक्त के लिए दूर रहना, बल्कि अपने परिवार के साथ वक्त न बिताना, दिमागी सुकून और घरेलू खुशी में बाधाएं पैदा करता है। तो कनेक्शन देखो और कनेक्शन स्थापित करो। क्या साइन है, क्या स्वामी है और कैसे स्थित है, उसी के मुताबिक वो प्रकट होंगे। पराशर कहते हैं, अगर चौथा भाव चौथा या चौथे घर के स्वामी के साथ युति में है या उस पर दृष्टि है, तो जातक वाहनों से खुश रहेगा और दुर्घटनाओं और खतरों से मुक्त रहेगा। एक पाप ग्रह उस शुभ ग्रह की जगह ले ले तो वाहनों से जुड़ा नुकसान कराएगा और गंभीर दुर्घटनाओं में डाल देगा। तो आपकी दिमागी खुशी और खुशी से भौतिक चीजों का एक मजबूत स्थापन है। तो वाहनों की खुशी, घरों की खुशी, रियल एस्टेट की खुशी, परिवार की खुशी और जीवन साथी के साथ खुशी सब चौथे घर से देखी जाती है। और क्योंकि हम फितरत से भौतिकवादी हैं, तो श्लोक उस हालत को स्थापित कर रहे हैं। कह रहे हैं, अगर तुम्हें ये नहीं मिला तो तुम नाखुश रहोगे। अगर तुम्हें ये नहीं मिला, तुम जानते हो, अगर तुमने ये हासिल नहीं किया तो ये नाखुश रहेगा। हालांकि श्लोक ये भी बताते हैं कि जो शख्स भौतिक चीजों से दूर रहेगा, जो ज्यादा देगा, इंसानियत की सेवा होगा, उसके पास वो दौलत के पीछे नहीं भागेगा। वो आप जानते हैं, इंटीमेसी और यौन प्रकृति की भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागेगा। उसकी सादगी भरी गुजर बसर होगी और उसके पास कोई साधन नहीं होंगे और उसकी कोई जरूरतें और चाहतें नहीं होंगी। वो शख्स परम ऊर्जा, परमात्मा के सबसे करीब होगा और परमात्मा उस शख्स को सबसे ज्यादा खुशी पहुंचाएगा। तो श्लोक कहता है कि जब तुम भौतिक चीजों के पीछे भागकर अपनी खुशी स्थापित कर रहे हो, परम ऊर्जा कहती है, मैं खुशी तुम्हारे छोड़ने से, तुम्हारे दूसरों की सेवा करने से, तुम्हारे चाहने से या तुम्हारे पास जो सबसे कम है उससे खुश रहने से या कुछ न होने से, अपनी जरूरतों के पीछे न भागने से और देने से जुड़े रहने से स्थापित कर रहा हूं, और वो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश करेगा। और फिर जिंदगी के अलग अलग इलाकों से जुड़ी खुशी, मिसाल के तौर पर जीवन साथी से जुड़ी खुशी। अगर 7वां घर और 7वां स्वामी अच्छा और अच्छी स्थिति में है, तो हम सोचते हैं कि हम शादी में खुश रहेंगे क्योंकि वो अच्छी स्थिति में है। मतलब शादी में खुश रहने का चांस ज्यादा होता है। कोई गारंटी नहीं, ये आप पर निर्भर है कि आप उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक श्लोक कहता है, मैं अनुवाद करता हूँ, अगर 7वां स्वामी अपने ही साइन में हो या उच्च का हो, तो जातक अपने जीवन साथी के जरिए पूरी खुशी हासिल करेगा। तो 7वें घर और 7वें स्वामी की ताकत
उस पर अच्छी दृष्टि, 7वें घर में ज्यादा शुभ ग्रहों की स्थिति या 7वें घर पर दृष्टि, खास तौर पर वो सिर्फ नैसर्गिक शुभ ही नहीं बल्कि फंक्शनल शुभ भी होने चाहिए, तो आपके पास 7वें घर के नतीजों से और एक वैवाहिक जीवन में ज्यादा खुश रहने का चांस ज्यादा होता है। और फिर जब आप अपने करियर या पेशे पर अपने कर्म करने जाते हैं तो एक श्लोक कहता है, अगर 10वां स्वामी मजबूत हो और उच्च का हो या अपनी ही राशि नवांश में हो तो जातक पैतृक खुशी हासिल करेगा, शोहरत पाएगा और अच्छे काम करेगा। तो 10वां घर कैसा है? 10वें घर की फितरत क्या है? 10वां घर किस साइन से रूल हो रहा है? उसका स्वामी कहाँ स्थित है और कहाँ उसका किसी से रिश्ता स्थापित हो रहा है? वो आपको 10वें स्वामी की स्थिति से जुड़ी कामयाबी देगा या 10वें घर में कौन से ग्रह स्थित है और वो आपको ज्यादा कामयाबी देगा और उस कामयाबी के जरिए खुशी और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। और फिर आमदनी और बचत से जुड़ी, वहां दूसरा घर खेल में आता है। दूसरा घर किससे जुड़ा है और कौन सी खुशी देता है? एक श्लोक कहता है, मैं अनुवाद करता हूं, अगर लग्न का स्वामी दूसरे में हो तो वो लाभकारी, विद्वान, खुश, अच्छे गुणों से भरपूर, धार्मिक और इज्जतदार होगा। तो दूसरा घर सिर्फ आपकी कमाई और बचत से ही नहीं जुड़ा बल्कि आप क्या वैल्यू रखते हैं, आप किस तरह के परिवार में पैदा हुए हैं और किस तरह के सिद्धांत और किस तरह की इज्जतदार जिंदगी जीते हैं, उससे भी जुड़ा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ खास घरों से जुड़ी बहुत मजबूत ग्रह स्थिति आपको उस घर से बेहतर नतीजे पाने का ज्यादा चांस देगी, जो आखिरकार आपको उस घर से जुड़े होने पर ज्यादा आनंदित या संतुष्ट महसूस कराएगी। और आज के वक्त में 11वां घर भी एक बहुत अहम घर है। न सिर्फ ये सामाजिक लाभ और सामाजिक नेटवर्क का घर है, बड़े संगठनों में काम करना भी, और 10वें घर की कमाई क्योंकि ये 10वें घर का दूसरा घर है, लेकिन ये जीवन में चाहते पूरी करने और हासिल करने का भी घर है और अपनी आकांक्षाएं हासिल करने का भी। तो एक श्लोक 11वें घर से खुशी कैसे जुड़ती है इस बारे में कहता है, अगर 11वां स्वामी 11वें घर में हो तो जातक अपने सारे कामों में लाभ पाएगा जबकि उसकी कमाई और खुशी दिन ब दिन बढ़ेगी। तो एक मजबूत 11वां घर आपको सामाजिक कनेक्शन देगा, समाज में इज्जत देगा, आप दूसरों के साथ बाहर बेहतर नेटवर्क बनाए रखेंगे और 11वां घर जितना मजबूत होगा आप अपने सामाजिक कनेक्शन से उतने ही ज्यादा खुश होंगे और आप आम तौर पर खुश रहेंगे। और ये लाभ और कमाई और चाहते पूरी करने का भी घर है। तो एक मजबूत 11वां घर जिसमें अच्छे शुभ ग्रह हों, अच्छा योग भी, आपको जिंदगी में ज्यादा हासिल कराएगा और बहुतायत और तरक्की दिलाएगा और सबसे ऊपर आपके दिल की चाहते पूरी कराएगा। फिर कुछ योग कहे गए हैं जो हमें जिंदगी में खुशी लाते हैं। मिसाल के तौर पर गजकेसरी योग का अक्सर जिक्र किया जाता है। लक्ष्मी योग, सरस्वती योग हमें जिंदगी के कुछ इलाकों में खुशी देता है। एक योग मिसाल के तौर पर मलय योग है। और मलय योग क्या कहता है? एक श्लोक मलय योग के बारे में कहता है, मलय योग में पैदा हुआ शख्स हमेशा खुश रहेगा, वाहनों, कपड़ों, खाने और मजों से भरपूर रहेगा, शानदार होगा और भरपूर होगा। तो खुशी कुछ खास योगों से भी जुड़ी है। अगर वो योग खास तौर पर लग्न या चौथे घर से जुड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में और दिल में भी खुश रहने का चांस ज्यादा देखा जा सकता है। और फिर कुछ अवस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं कि आप खुश रह सकते हैं या नहीं और आप दिमागी सुकून का मजा ले सकते हैं या नहीं। एक श्लोक कहता है, अगर गुरु गमन अवस्था में हो तो जातक साहसिक, दोस्तों के कारण खुश, विद्वान और कई तरह की दौलत और वैदिक विद्या से भरपूर होगा। एक और श्लोक कहता है, अगर राहु सायन अवस्था में हो, सिंह, कन्या या वृषभ में, तो हर तरफ खुशी होगी, जबकि दूसरी राशियों में वो इस अवस्था में अशुभ होता है। तो कुछ ग्रहों की अवस्थाएं भी वो हैं जो आपको जोड़ सकती हैं कि आप कितने खुश या दुखी हैं, या आपके पास कितना दिमागी सुकून है या नहीं। तो संक्षेप में, आप जिंदगी को कैसे अप्रोच करते हैं, आप भौतिक चीजों को कैसे अप्रोच करते हैं, आप कितना देते हैं, ये बहुत मजबूती से आपके दिमागी सुकून और आपकी खुशी से जुड़ा है, बजाय इसके कि हमेशा पाते रहो। और कई तरह से और कई श्लोकों के जरिए भी कहा गया है
गीता में भी कहा गया है कि तुम अपने कर्म करो, तुम वो बनो जो इंसानियत का सहारा हो, तुम दूसरों की सेवा करो, सेवा में रहो। अगर तुम सेवा में हो, तुम इंसानियत की सेवा करते हो, तुम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हो। भौतिक चीजों के पीछे भागो, लेकिन रिश्ते बनाओ, खुशी ढूंढो, सब्र रखो, अपने सब्र पर काम करो, ध्यान करो। फिर तुम देखोगे कि वक्त के साथ भौतिक चीजों से तुम्हारा कनेक्शन, जिसके जरिए तुम खुशी हासिल करोगे, कम होता जाएगा और आखिरकार तुम्हें एहसास होगा कि देना और सेवा करना तुम्हें भौतिक चीजों के पीछे भागने से ज्यादा खुश करते हैं। तो दोस्तों, अब जबकि हमारे पास ग्रहों की ताकत है जो हमें जिंदगी के अलग अलग गुणों से जुड़ी खुशी देती है, चेक करो कि आप चौथे घर और अलग अलग ग्रह स्थितियों के बीच कनेक्शन के स्थापन से जुड़ी खुशी कहाँ ज्यादा पा सकते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा दिमागी सुकून और उसके जरिए खुशी के चांस ज्यादा है। हालांकि जैसे पहले कहा गया, कई श्लोक कहते हैं कि सबसे कम चाहते रखना, भौतिक चीजों से दूर रहना चुनना और दूसरों की सेवा में ज्यादा रहना आपको सबसे बड़ी खुशी देगा। तो उसके पीछे भागो बजाय किसी और चीज के। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।